Hello everyone, my name is Suren Kumar and welcome to the e-learning class. ई-लर्निंग क्लास के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी मुख्य परीक्षा मेंस की सीरीज़ को कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे थे यूट्यूब क्लासेस के यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड यहाँ पर मेरे द्वारा कराए जा रहे थे। सो इसके लगभग हम अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहले लेक्चर में मैंने कुछ सामान्य सी जानकारी आपको बताई थी, सिलेबस वगैरह डिस्कस हमने किया था और साथ ही साथ हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही हैं। अपने पढ़ने की जो रणनीति है कि भाई इस टॉपिक को हम किस तरीके से पढ़ रहे होंगे। लास्ट टॉपिक हमने सिंधु घाटी सभ्यता अपना कंप्लीट कर लिया है, तो उसके वीडियोस आपको रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो उनको आप जरूर देखें, ठीक है। और स्टार्टिंग से अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो 2 वीडियोस आपको हिस्ट्री वाले सेक्शन के अंदर और मिल जाएंगे, तो आप प्रागैतिहासिक वाली वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियोज़ आप सारे देख सकते हैं। लगभग 8 से 9 वीडियो 10 वीडियो मेरे द्वारा वहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। और इसके पहले हम अपने 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं वैदिक सभ्यता के या वैदिक सिविलाइजेशन के या वैदिक एज के, तो उनके भी 2 लेक्चर आप देख सकते हैं, उनमें किस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, तो उनको भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। अगला जो लेक्चर हमारा है ये वैदिक ऋग्वैदिक टाइम पीरियड के ऊपर ही है या ऋग्वैदिक काल के ऊपर ही है, जिसमें हम 1500 से लेकर 1000 BC को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक पीरियड में हम सबसे पहले हमने भौगोलिक स्थिति पढ़ी, तो भौगोलिक स्थिति में हमने जाना कि भाई इनका भौगोलिक स्थिति किस तरीके की थी, ठीक है। फिर दूसरे लेक्चर में हमने आर्यों के बारे में कुछ उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें जानी कि भाई इनके जो मत थे इनके आगमन के वो क्या थे, आर्य हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है, किस जनजाति के थे और इनका क्या सिस्टम था, तो उस सिस्टम को हमने सारा का सारा जाना। आगे हम अब ये बात करेंगे कि भाई जो ऋग्वैदिक काल है उसमें राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, तो उसको अब हम जानने वाले हैं। और राजनीतिक जीवन इनका कैसा था उसको हम जानने वाले हैं, क्योंकि ये मेंस का हमारा जो है मेंस का ये डायमेंशन है या मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं या काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर हम बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम अगर बात करें तो राजनीतिक वाला जो फेज़ है वो हमें काफ़ी, हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल देखने हमें नहीं मिला है ना, या वहाँ पर राजनीतिक जीवन उनका हमने ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया और वहाँ पे चीज़ें है भी नहीं हमारे पास अवेलेबल, ठीक है मेरा। पर यहाँ पर राजनीतिक जीवन में चीज़ें हमारे पास सारी अवेलेबल हैं। और हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो फिर वही बात आती है कि भाई हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को अगर आप पढ़ते हैं तो ऋग्वेद में ये जानकारी है या ऋग्वेद में ये मेंशन किया है कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। अब इसको मैंने आपको बताया था कि भाई हम 2 भागों में डिवाइड करके क्यों पढ़ते हैं। तो 1500 से 1000 का जो समय है, उस समय में जो घटनाएं होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम ऋग्वैदिक काल में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड में हम पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाले फेज में 1000 से 600 में जो घटनाएं होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इसके बाद वाले फेज में पढ़ते हैं, ठीक। सो ये हमारा इसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री लगभग सब में सेम होता है। तो हिस्ट्री में अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियरी होगा या आपको फ़ायदा ये पहुंचा रहा होगा, आपकी हेल्प कर रहा होगा। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही साथ एमपीपीएससी मेंस के लिए तो हम ये कंप्लीट सीरीज़ कर ही रहे हैं, जिसमें हम 2020 को और 21 को हम टारगेट करके यहाँ पर चीज़ें कर रहे हैं कि आपका 20 जो मेंस होना है वो भी आप यहाँ पर चीज़ें कवर कर पाएँ और 21 में जो मेंस होना है उसको भी आप कवर कर पाएँ। साथ ही साथ आपका 21 प्री भी यहाँ पर कवर हो पा रहा होगा, इसलिए इसको हम प्री कम मेंस सीरीज़ कह रहे हैं, जिसमें प्री आपका ऑटोमेटिक खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हम मेंस के ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं, ठीक। सो उम्मीद है कि अभी तक जो भी चीज़ें मेरे द्वारा बताई गई हैं उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें या ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें अगर हम, तो ये 1500 से आपका 1000 हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने ये देखा था, सबसे पहले हमने भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था कि भाई इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि भाई यहाँ अगर आप पूर्व में बात करोगे तो पूर्व में ये कहाँ पर थे, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इनका विस्तार था। यहाँ पर अगर आप बात करोगे पश्चिम में कहाँ तक विस्तार था, तो अफगानिस्तान तक विस्तार था। यहाँ पर इनको हिमालय या जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो हिमालय की चोटियाँ, भुजबंद, सिलाबंद, इनके बारे में जानकारी थी। और दक्षिण में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दक्षिण में आप बताओगे कि भाई इनको अरावली पर्वत तक के जो क्षेत्र है वो इनके उसमें आता था, उस रीजन में आता था। तो ये मैं आपको बता चुका था ऑलरेडी, ठीक। तो अब हमें जो पहला पॉइंट पढ़ना है जो मेंस का है वो आपका क्या है यहाँ पर, तो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, और राजनीतिक जीवन। तो भाई पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, तो इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। साथ में साथ हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था, समाज और सामाजिक जीवन, इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक। फिर हम अर्थव्यवस्था को, आर्थिक जीवन को, इकोनॉमिक लाइफ या इकोनॉमी कैसी थी। फिर हम धर्म और धार्मिक जीवन को पढ़ेंगे या इनका दर्शन पढ़ेंगे, इनकी फिलॉसफी पढ़ेंगे कैसी थी, ठीक। इसके बाद कुछ अन्य छोटी छोटी जानकारियाँ, कुछ अन्य छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, चाहे प्री की बात करें या मेंस, तो उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये एक फाउंडेशन कोर्स की तरह होगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि हिस्ट्री का फाउंडेशन कोर्स है, उसकी तरह ही आपके लिए होने वाला है, जिसमें एक कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है और लगभग हम सभी एग्जाम्स को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। मोर देन जितने भी एग्जाम्स आपके होते हैं, आईएएस, पीसीएस, ठीक है, इन सभी के लिए आप यहाँ से आपको काफ़ी बेहतर चीज़ें मिल रही होंगी।
एसएससी आपका है, ठीक है, रेलवे के जितने एग्जाम होते हैं, ठीक है, एनडी जो भी एग्जाम है जहाँ हिस्ट्री आता है, देखो हिस्ट्री का मतलब क्या है भाई, जिस जिस भी एग्जाम में हिस्ट्री आता है वो सारे आपके कवर हो रहे होंगे, सिंपल सी बात है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, अगर आपको कंप्लीट नॉलेज चाहिए तो वीडियो आप कंप्लीट देखें, ठीक है। नोट्स का मैं आपको बता ही चुका था कि इन क्लासेस के नोट्स आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, मेरे फेसबुक पेज की लिंक यहाँ पर दी हुई है, तो इस लिंक से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ आप इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, और कुछ नोट्स की जानकारी यहाँ से भी मिलती रहती है ना। तो फेसबुक पेज से आपको क्या करना है, इनको कंप्लीट डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे आपको लिंक अवेलेबल होगी, तो उससे जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इस पर कोई भी चार्जेस नहीं है, तो आप इसको बिना डरे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप वहाँ से अपना मोबाइल नंबर और अपना नेम फिल करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता में तो हमने राजनीतिक व्यवस्था नहीं पढ़ी है, वहाँ पर तो ऐसा कोई सिस्टम हमें देखने के लिए हालांकि नहीं मिला। अब था या नहीं था इसके बारे में जानकारी भी पुख्ता हमारे पास नहीं है। हमने कुछ चीज़ें देखी थी कि कुछ इंस्टीट्यूशंस वगैरह वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे प्रशासनिक इकाई वगैरह है जो भी है, ठीक है, पर वहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, है ना, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में सिस्टम है हमारे पास क्या है भाई, तो लोकसभा है, ठीक है, राज्यसभा है ना, हमारे पास संविधान है, तो इस तरीके का सिस्टम जो है वो हमें क्या यहाँ देखने मिलता है, तो हाँ कुछ इंस्टीट्यूशंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, और ये इतिहास में हम पहली बार अब पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे तो आप पढ़ेंगे ही, ठीक है, आगे तो आप सबकी राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, चाहे हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें ना, चाहे हम मुगल की बात करें, चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें, तो सब में आगे पढ़ोगे आप, ठीक है। चाहे हम गुप्त पीरियड में बात करें तो वहाँ तो आप पढ़ोगे ना सारे, है ना। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इतिहास में पहली बार हम ये देखने वाले हैं कि राजनीतिक जीवन या जो राजनीतिक स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से बनता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, फिर कैसे ये कबीला जो है वो जन बनता है, फिर जनपद बन जाए, फिर महाजनपद बनता है, महाजनपद के बाद फिर आप देखते हो कि बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ बनती हैं। चाहे हम मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त की बात करें तो पूरे भारत पर किस तरीके से या पूरा अखंड भारत का निर्माण किस तरीके से किया गया था, और सारी जनपदों को, महाजनपदों को, सबको एक कर लिया था, ठीक है। वैसे ही फिर हम क्या करते हैं, जब हम आधुनिक भारत में जाते हैं तो आप देखते हो कि इतनी सारी रियासतों को, इतनी सारी जो चीज़ें थी, राजा महाराजा थे, उन सबको एक करके अखंड भारत, या हम कह सकते हैं कंप्लीट 1947 में भारत बनाया गया, तो वो कैसे बना। तो आप देखो कि इतिहास की जो यात्रा है वो काफ़ी लंबी हमें यहाँ पर देखने वाली मिलने वाली है, पर उसका जो फर्स्ट फेज़ है या उसकी शुरुआत जो है वो आपकी यहाँ से आपको देखने के लिए मिल रही होगी, ठीक है। और चीज़ों को हम बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर डायग्राम और क्लिप आर्ट, ठीक है, और साथ ही साथ कलर्ड नोट्स के थ्रू हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे इतिहास में आपका नज़रिया अलग तरीके का होगा इतिहास को पढ़ने का, जिसमें आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा होगा इतिहास से जुड़ने का। और ये मेरा प्रयास है कि पीसीएस एग्जाम्स, आपके जितने भी तरह के पीसीएस एग्जाम्स होते हैं सभी स्टेट्स के आपके यहाँ पर कवर हो पाएँ, ठीक है ना। मेन फोकस मेरा एमपीपीएससी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आगे हम अगर देखें तो राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक जीवन या पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल लाइफ में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। देखो सबसे पहली चीज़ तो जानकारी का स्रोत आपको लिखना है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हो तो उस चीज़ की अगर जानकारी का स्रोत आपके पास है तो उसको सबसे पहले आप मेंशन कर दो किसी भी क्वेश्चन में लिखते टाइम कि भाई हमें इस चीज़ से जानकारी मिलती है, तो एग्जामिनर को पता होगा कि हाँ आपको भी ये चीज़ पता है कि भाई इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। पहला पॉइंट तो ये लिखना है आपको, ठीक है। तो आप क्या बताओगे, भाई ऋग्वेद से हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसकी, राजनीतिक व्यवस्था की, कि जो ऋग्वैदिक कालीन जो थे आर्य, उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, हमें इसकी जानकारी कैसे प्राप्त होती है। तो आप क्या बताओगे, भाई ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वैदिक काल जो था वो कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। अब कबीलाई व्यवस्था क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ लोगों का एक समूह होता है, उसका कबीले एक उसको हम कबीला कह सकते हैं ना, ठीक। जिसका एक सरदार होता है, वो सरदार क्या करता है, सारे लोगों को नियंत्रित करता है, कोई भी इसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता है, और सारे लोग इसकी आज्ञा या सरदार की आज्ञा का पालन करते हैं, इस राजा की आज्ञा का पालन करते हैं। तो ये कबीलाई व्यवस्था होती है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर बनाए तो कबीलाई व्यवस्था क्या होती है, कबीले का एक राजा होगा, ठीक है, एक हेड होगा, राजा की सहायता के लिए फिर क्या होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसको चेस के फॉर्म में समझो ना, मैंने इसीलिए इसको बताया हुआ भाई एक राजा है, राजा के फिर क्या होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, जैसे क्या हो गए, वजीर हो गए, ठीक है, हाथी घोड़े है ना। तो ये कुछ इस तरीके से कुछ क्या होंगे, वजीर है, हाथी है, घोड़े हैं, ऊँट है, पैदल, तो ये कुछ पैदल मतलब सैनिक, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ राजा के क्या हो गए, अधिकारी हो गए। फिर साथ ही साथ क्या था, कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं भी बनी थी, मतलब जैसे अभी होता है कि भाई जनता के द्वारा या जो सामान्य लोग हैं उनके द्वारा मिलकर कुछ संस्थाएं बनी थी, जिनको सभा समिति और विदत कहेंगे, ठीक है। तो ये बनी हुई थी। और इसके बाद कुछ टैक्स सिस्टम या कर व्यवस्था भी यहाँ पर देखने मिलती है। हालांकि यहाँ पर कोई टैक्स या कर नहीं लगता था, ठीक है, पर जो लोग थे जनरली वो राजा को क्या करते थे, उपहार स्वरूप में कुछ चीज़ें दे देते थे, तो उसी को कर यहाँ पर टैक्स कहा गया। हालांकि इसे बलि कहा गया या भाग कहा गया, हम आगे इस पर डिस्कशन करेंगे, 3 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं। आगे हम बात करें कि भाई इस आर्य कबीलों में रहते थे, ठीक है, और आर्य कई कबीलों में बटे हुए थे। अब क्या कबीला एक था, तो नहीं, कबीले बहुत सारे थे, तो आर्य जो है वो अलग अलग कबीलों में बटे थे। फिर क्या होगा, फिर आगे वाले टाइम में जब आप जाओगे तो कबीलों को लेकर फिर या जगह को लेकर या भूमि को लेकर क्या होगा युद्ध। तो हालांकि इस समय पीरियड में ऋग्वैदिक काल में ऐसे युद्ध वगैरह हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, चीज़ों का
नज़रिया थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इनका जो मुख्य पेशा था ना, वो पेशा क्या था, पशुपालन था। और ये गाय को बहुत ज़्यादा प्रधानता देते थे, या पशुपालन को काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देते थे। कृषि एग्रीकल्चर वगैरह करते नहीं थे। राजा जो था तो भूमि का मालिक यहाँ पर था नहीं, ठीक है। राजा जो भूमि का मालिक नहीं था, उसके पास लैंड जो था वो नहीं था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर युद्ध वगैरह देखने नहीं मिलते। हम कह सकते हैं भाई किसके लिए लड़ोगे आप, ठीक है। पशुधन के लिए ये संघर्ष करते थे। हालांकि हम कह सकते हैं कि कबीला जो है या कबीले का सरदार जो है वो पशुओं को या पशुधन की क्या करता था, सुरक्षा करता था, और कबीले के लोगों की सुरक्षा करता था। तो लड़ाई होगी तो इसी चीज़ के ऊपर होगी। जगह को लेकर यहाँ लड़ाई नहीं थी ना। जगह को लेकर जब लड़ाई होगी तो फिर ये जनपद बनेगा, और जनपद से फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर महाजनपद की ओर बढ़ेंगे। तो कैसे बनता है, क्या होता है, उसको भी समझेंगे भी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ये स्थायी रहते थे क्या, तो नहीं, स्थायी नहीं रहते थे। कबीले जो हैं वो स्थायी नहीं रहते। हमने क्या देखा कि भाई जब आर्यों का भारत में आगमन होता है तो यायावर जनजाति के जो लोग हैं वही भारत में क्या कहलाते हैं, आर्य कहलाते हैं, आर्य बनकर भारत में आते हैं, ठीक है, या आर्य के नाम से भारत में आते हैं। तो ये स्थायी नहीं रहते। स्थायी क्यों नहीं रहते, क्योंकि इनके पास पशुपालन है या पशु हैं। तो पशु को एक जगह रखना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। उसको चारा वगैरह है या जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ले जाना आगे, या सारा कुछ करना है ना, तो उसके लिए ये क्या करते थे, सारे ये क्या करते थे, विचरण करते थे आगे की जगहों की खोज में, या इस तरीके से ये आगे जाते थे, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं स्थायी निवास इनका यहाँ पर एक तरीके से नहीं था। पर ये 500 सालों तक इस क्षेत्र में रहे हैं। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था। उनकी संख्या कितनी थी, लगभग 1 लाख की संख्या में ये भारत में एंट्री करते हैं। ऋग्वेद में 5 कबीलों को पंचजन कहा गया है, पंचजन, ठीक है। ये आपसे पूछा भी गया था क्वेश्चन, तो ठीक है, पंचजन कहा गया है, ठीक है। उनमें क्या था, तो यदु, पुरु, तुर्बुस, ठीक है, तुर्बस, द्रहु और अनु, ये 5 कबीलों का जो समूह था, या जो 5 कबीले थे, ठीक है, इन्हीं को पंचजन कहा गया है। तो ये पूछा भी यह है शायद आपको मेंस में, ठीक है, पंचजन, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। इस काल में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप जो था वो राजतंत्रात्मक था। अब देखो 2 प्रकार का सिस्टम होता है, एक राजतंत्रात्मक होता है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, एक होता है गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक में क्या होता है, तंत्रात्मक, और एक आपका क्या है सिस्टम यहाँ पर गणतंत्रात्मक, ठीक। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि एक राजा होता है, उस राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, और इसके नीचे कुछ छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं। उनके माध्यम से क्या होता है, राजा शासन करता है, या राजा क्या करता है, सारी प्रशासनिक व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा होता है। तो पहला सिस्टम हमें ये इतिहास में ये देखने के लिए मिलता है। इसके बाद आप फिर मौर्यन डायनेस्टी पढ़ोगे, उसका सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक का सिस्टम हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य का सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। गुप्त में हम बहुत सारे, समुद्रगुप्त हम बात करें या अन्य लोगों की बात करें तो उनका सिस्टम हम पढ़ेंगे। आगे जब आप फिर सल्तनत में जाओगे तो दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे। फिर आप देखोगे तो आपके चाहे हम राजपूतों की बात करें, चाहे हम चौहानों की बात करें, चाहे हम परमार की बात करें, तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत आप पढ़ोगे, मुगल पढ़ोगे, इसके बाद बहुत सारी डायनेस्टीज आती हैं, आपकी जहांगीर है, ये है, तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, क्या था, तो ये सब कुछ डिस्कस किया जा रहा होगा। जब सबसे पहले वो कब आपको समझ में आ रहा होगा, जब आपने इस सिस्टम को समझा होगा। इतिहास का पहला सिस्टम हमें जो देखने मिल रहा है, जब इस सिस्टम को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा तो आगे सारे सिस्टम आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे सिस्टम या कैसे राजनीतिक इकाई बनती है। और जब ये सिस्टम समझ में आएगा तभी हम कह सकते हैं कि आपको पॉलिटी समझ में आएगा। इसीलिए पॉलिटी पेपर आपका 2nd नंबर पर रखा गया, अदरवाइज आपको पहले पॉलिटी पढ़ा देते, ठीक है। जब आपसे कहते थे कि आप पहले पॉलिटी पढ़ लो, ठीक है। तो जब इतिहास की समझ आपको होगी, देखो यही आपका क्या है, इंटरकनेक्टिविटी अप्रोच है या इंटरलिंकिंग अप्रोच है, कि जब आपको एक सब्जेक्ट की समझ होगी तो उससे दूसरा सब्जेक्ट आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या, ठीक है। तीसरा कनेक्ट कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटी मत पढ़ो, पॉलिटी आप पढ़ो, बट समझ में कब आ रहा होगा और कब आपके जहन में उतर रही होंगी चीज़ें, जब आपने इतिहास को समझा होगा। तो इतिहास से पॉलिटी आपको जुड़ा हुआ है। इतिहास जब आपने बहुत अच्छे से समझा होगा तब आपको ज्योग्राफी भी समझ में आ रहा होगा कि भाई पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई और चीज़ें आई, ठीक है। और जब ये सब पढ़ लोगे तो फिर आप साइंस भी पढ़ पा रहे होंगे, है ना। साइंस में आप दिमाग लगा पा रहे होंगे कि ये चीज़ें कैसे हो पा रही हैं, ठीक है ना। और ये सब कुछ पढ़ने के बाद आपके पास समझ के लिए आपको क्या पढ़ोगे, आप एथिक्स पढ़ोगे। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा सा देख के चलना है। तो मैंने आपको 2 चीज़ें बताई कि भाई इसका स्वरूप जो है वो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक टाइप का यहाँ पर स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है। राजतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि राजा होगा, राजा के द्वारा शासन किया जा रहा होगा और राजा के लोगों के द्वारा शासन यहाँ पर किया जा रहा होगा, ठीक। तो गणतंत्र का कुछ प्रारंभिक उल्लेख मिलता है, इसको भी हम देखेंगे। एक संस्था गण नाम की बनाई गई थी, तो उसको भी डिस्कस आगे करेंगे। सबसे पहले राजा के बारे में हम डिस्कस करें। क्या राजा हमें 3 नंबर में आ सकता है लिखने के लिए? देखो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि राजा 3 नंबर में लिखने आया, पर आ भी सकता है, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते। बट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो प्रजातंत्र जो हम प्रशासनिक सिस्टम देखें अगर, तो वो आपसे हो सकता है कि भाई 5 नंबर में पूछ ले या 11 नंबर में पूछ ले। तो देखो 5 और 11 दोनों ही फॉर्मेट में मैंने आपको पॉइंट्स बना के दिए हैं, तो आप जितने पॉइंट चाहो उतने पॉइंट यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अपने हिसाब से भी कुछ पॉइंट्स आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक। तो राजा के बारे में बात करी जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई एक राजा होगा, राजा के नीचे फिर क्या होंगे, राजा के कुछ अधिकारी होंगे जो राजा के लिए क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, और उसके नीचे कुछ प्रजातांत्रिक या जनतांत्रिक संस्थाएं होंगी, और उन संस्थाओं के नीचे हम देखें अगर तो टैक्स सिस्टम का एक सिस्टम होगा जिसमें टैक्स वगैरह की वसूली की जा रही होगी। पर यहाँ पर जो टैक्स है ना वो एक प्रकार से स्वैच्छिक था। अगर आपका मन है तो आप दे सकते हैं, और आपका मन नहीं है देने का तो आप राजा को कुछ मत दो, है ना। मतलब खुशी से आप
कई बार चीज़ें दे देते हैं ना उपहार स्वरूप, तो वो वाला सिस्टम यहाँ पर था। पर आगे क्या होगा कि अनिवार्य कर दिया जाएगा, आपको देना ही पड़ेगा। और फिर आगे आगे जैसे आप चलते चले जाओगे, फिर आप देखोगे कि लोगों को मार मार के तक फिर टैक्स लिया जाएगा, है ना। जब आप ब्रिटिश टाइम पीरियड में पढ़ोगे तो देखोगे कि लोगों को मार के उनसे टैक्स वसूला जा रहा है, खेती पाती से इतना लगान लिया जा रहा है, सारी चीज़ें। तो आप देखोगे ये सिस्टम कैसे बना है, कैसे इसकी शुरुआत होती है। जब शुरुआत ही आप सब ठीक से समझ लोगे ना, तो आपको फिर आगे का सिस्टम भी समझ में आ रहा होगा कि टैक्स सिस्टम है, या हम ब्रिटिश नीतियाँ पढ़ रहे हैं या सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छे से आपके दिमाग में सेट हो रही होंगी। ठीक, राजा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, क्लियर। कबीले का प्रमुख राजा होता था, ठीक है ना। तो पॉइंट्स अप्रोच को हम लेकर चल रहे हैं, आपको बिल्कुल क्लियर चीज़ें समझ में अब आने वाली हैं। तो कबीले का प्रमुख राजा होता था। ऋग्वैदिक काल में राजा की जो थी वो अनेक उपाधियां थी। राजा इसको कहा जाता था, जनस्य कहा जाता था, गोपा कहा जाता था, गोपति कहा जाता था, गोप्ता कहा जाता था। क्यों लिखे मैंने इतने नाम, हो सकता है भाई आपसे पूछ लें कि ऋग्वैदिक काल में राजा की अनेक उपाधियां या राजा के अन्य नाम बताएं। ठीक है, तो राजा, जनस्य, गोप, गोपा। देखो यहाँ पर गाय की प्रधानता थी और गाय के नाम पर ही आपको चीज़ें देखने के लिए मिल रही होंगी, आगे हम इसको पढ़ेंगे भी इस पॉइंट को। तो गाय के नाम को लेकर ही चीज़ें यहाँ पर बनी है, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। उनमें गाय का नाम छुपा हुआ है। ठीक, कार्य की बात करें तो राजा के मुख्यतः दो कर्तव्य थे। पहला तो ये था कि भाई कबीले का नेतृत्व करना, मतलब कबीले को मैनेज करना, उसका नेतृत्व करना, है ना, उस लीडरशिप वाला काम। ठीक है, तो पहला काम तो राजा का क्या था, कबीले का नेतृत्व करना। और दूसरा क्या था, कबीले के जो लोग थे और पशु थे, मतलब मैंने बताया था ना, पशुओं के लिए ऊपर यहाँ पर काम होता था, पशुओं की रक्षा करना, पशुओं के ऊपर ही चीज़ें करना। ठीक है ना, क्योंकि पशुपालन का मुख्य पेशा था और मेन काम इनका था, और इनके सबसे जो खास जो थे वो पशु ही थे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, और कबीले के लोग थे। ठीक, तो लोगों प्लस पशुओं की रक्षा करना दूसरा काम था, और पहला काम क्या था कि युद्ध वगैरह अगर कभी होता तो उसमें कबीले का नेतृत्व करना। तो राजा के दो काम हो गए, तो राजा की कार्य लिख दिया आपने। देखो आंसर की फॉर्मेटिंग ऐसी ही करनी है, मैंने उसी फॉर्मेट में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपको बना के दिया। तो अगर 5 नंबर लिखना है तो इतना लिख दो आप, खत्म हो जाएगा राजा। ठीक है, पॉइंट्स में है। अब अगर मान के चलो कि पॉइंट्स में आपको सारी चीज़ें लिखनी, तो आप 2-3 पॉइंट यहाँ से निकाल लोगे, ठीक है, और 2-3 पॉइंट दूसरे पॉइंट से निकालोगे, 2-3 पॉइंट दूसरे पॉइंट से निकालोगे, फिर अपना एक 5 नंबर आप बना लोगे ना। तो ये मल्टीटास्किंग वाला काम आपको यहाँ पर करना है, ठीक है ना। मल्टी डायमेंशनल आपको सोच रखनी है, उसी तरीके से आपको काम करना है। ठीक, इस काल में राजा जो था वो क्या था, निरंकुश नहीं था, बल्कि प्रजाहितैषी था। मतलब राजा यहाँ पर निरंकुश नहीं था, है ना, कि किसी प्रकार का अत्याचार कर रहा हो, लोगों को मार रहा हो, ठीक है, या उनको सजा दे रहा हो, तो इस तरीके का काम यहाँ पर नहीं देखने मिल रहा है। राजा यहाँ पर क्या था, प्रजाहितैषी था। मतलब राजा क्या था कि जो प्रजा के लोग हैं उनको एक पिता की तरह क्या करता था, यहाँ पर मानता था। ठीक, उनकी रक्षा करना है, उनके दुख दर्द में साथ देना है, सारी चीज़ें करना है, इस तरीके की चीज़ें। तो राजा प्रजा है ऐसी, भाई कैसे कह सकते हो। तो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक, स्थायी सेना यहाँ पर थी क्या, तो नहीं थी। सेना को बता दो थोड़ा सा, भाई स्थायी सेना नहीं थी। भाई राजा के पास कबीले के कुछ लोग थे, तो उनके द्वारा युद्ध वगैरह जो भी चीज़ें हमें स्थायी सेना यहाँ पर या मिलिट्री वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, आगे मिलेगी। ठीक है, चाहे हम चंद्रगुप्त के टाइम पीरियड में बात करें या उसके पहले हम बात करें, तो फिर आपको स्थायी सेना वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। सबसे बड़ी सेना फिर हम देखेंगे कहाँ देखने मिलती क्या होती है, तो वो भी देखा जाएगा। ठीक है, राजा के अधिकार व शक्तियाँ सीमित थे। तो यहाँ पर राजा के अधिकार शक्तियाँ सीमित थे, इसीलिए तो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि राजा जो है वो आपका क्या है, निरंकुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि अधिकार शक्तियाँ सीमित थी। अब अधिकार शक्तियाँ सीमित कैसे थे, तो अधिकार शक्तियाँ सीमित करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, या इन पर अंकुश लगाने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई थी, जो लोगों के द्वारा ही थी। जैसे हम बात करते हैं ना कि भाई वर्तमान में जो सिस्टम है आपका, ठीक है, लोकसभा है, तो लोकसभा से चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। या हम अगर स्टेट में देखें तो स्टेट में आप क्या देखोगे, ठीक है, विधानसभा देखोगे, तो ठीक है, तो इनसे आप क्या हो रहा है, चीज़ें कंट्रोल हो रही है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर छोटी छोटी हम देखें तो इकाइयाँ बनाई गई थी, जिनमें हम बात करें तो सभा है, समिति है और वेदत है। ये 3 इकाइयाँ, आपकी 4 इकाइयाँ देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं, जिनके द्वारा राजा पर अंकुश लगाया जा रहा है, या राजा पर क्या किया जा रहा है, एक तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक, राजा भूमि का मालिक था क्या, तो नहीं था। अभी बताइए जो कहीं, भाई राजा भूमि का मालिक नहीं था। भूमि का मालिक होता तो यहीं से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती, क्योंकि भूमि को लेकर ही लड़ाइयाँ इतिहास में हुई हैं या होंगी आगे। ठीक है, जगह को लेकर कि भाई हम इतना और कब्जा कर लें, इतना और कब्जा कर लें। और आज भी आप देखोगे, अगर आप विदेश नीति पढ़ते हो या आप फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हो, तो आप क्या देखते हो, भाई दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, संबंध अच्छे हैं कि नहीं है। अब जैसे चाइना की पॉलिसी आप पढ़ते हो कि वो क्या कर रहा है, कब्जा करता चला जा रहा है। या बाकी देशों के बारे में आप बात करो, जैसे हम नेपाल का विवाद भी देखते हैं, या चाइना का विवाद देखते हैं, अफगानिस्तान का देखते हैं, तो आप क्या देख रहे हो कि भाई ये कहीं ना कहीं भारत के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान को ही देख लो आप, ठीक है। तो किस लिए हो रहा है, जगह को लेकर हो रहा है ना। तो यहाँ पर जगह की बात ही नहीं हो रही है, तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी, तो नहीं होंगी। तो आप इस तरीके से भी इतिहास को क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअली आप कनेक्ट कर सकते हो कि भाई कहाँ हमें किस चीज़ को जोड़कर चलना है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं कि राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी थे। ठीक है, इन अधिकारियों में क्या है, तो भाई राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर थी। तो हम कह सकते हैं कि भाई राजा की सहायता के लिए कुछ प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के अंदर मिलता है। देखो एक चीज़ तो मैंने बताई कि भाई पशुचारी अर्थव्यवस्था यहाँ पर थी, जिसकी वजह से अधिशेष की कम गुंजाइश थी। तो प्रशासनिक ढांचा जो था ना, उसमें कम जटिलता थी। मतलब बहुत जटिल नहीं था, या बहुत ज़्यादा जटिल यहाँ पर, या बहुत ज़्यादा टफ नहीं थी चीज़ें, बहुत आसान थी, है ना। क्योंकि सब व्यवस्था क्या थी, पशुओं के ऊपर आधारित थी। तो उसी के ऊपर ही क्या था, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो उसी के आधार पर आपको व्यवस्था यहाँ पर, अर्थव्यवस्था यहाँ पर देखने के लिए जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो आपको यहाँ पर उसी तरीके की देखने के लिए मिल रही होगी। तो राजा के सहयोगियों में हम बात करें भाई कौन कौन है, ठीक है।
तो राजा के सहयोगी में सबसे पहले आप बात करोगे पुरोहित की, भाई पुरोहित राजा का सहयोगी आप सबसे पहले है, ठीक है। अब ये हो सकता है कि 3 नंबर में आ जाए भाई पुरोहित, ऋग्वेदिककालीन पुरोहित आ जाए, सेनानी है, ग्रामीणी है, सूत है, रथकर, तो इनके नाम थोड़े आप याद रखने की कोशिश करें, ठीक है। पुरोहित की बात करें तो राजा का प्रमुख परामर्शदाता ये होता था, ठीक है। हम इसको राजा का मित्र या सलाहकार भी कह सकते हैं, तो आपको जो भी याद रह जाए एग्जाम में, चाहे आप इसको लिख दें या इसको लिख दें, एक ही बात दोनों है, ठीक। राजा का प्रमुख परामर्शदाता या मित्र या सलाहकार, ठीक है। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि 3 नंबर में पूछ लेंगे कि राजा का ऋग्वेदिककालीन में प्रशासनिक व्यवस्था में राजा का मुख्य परामर्शदाता या मित्र सलाहकार किसे कहा जाता था, है ना। 4 ऑप्शन दे दें आपको, ठीक है, एग्जाम में ना, कि भाई पुरोहित था, सेनानी था, ग्रामीणी था, ठीक है। हो सकता है कि 3 नंबर के फॉर्मेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लें कि राजा का प्रमुख परामर्शदाता का नाम बताएं, तो आप पुरोहित लिख देंगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उनको भी कर पा रहे होंगे ना। तो कंप्लीट चीज़ें आप यहाँ से आपको सोच के चलनी है, ठीक है। तो हर चीज़ को पढ़ना है। सेनानी, सेना का नेतृत्व करता या सेनापति था। ग्रामीणी की बात करें तो ग्राम या गांव का प्रमुख या मुखिया था। सूत की बात करें तो रथ चलाने वाले व्यक्ति को यहाँ पर सूत कहा गया है। रथकार की बात करें तो रथ बनाने वाले को रथकार कहा गया है। पुरब की बात करें तो दुर्ग का अधिकारी, ठीक है, या किले का अधिकारी या दुर्ग का अधिकारी या संरक्षक, उसको पुरब कहा गया है, ठीक है। स्पष्ट बात करें तो गुप्तचर को स्पष्ट कहा गया है। दूत की बात करें तो विभिन्न कबीलों के मध्य जो सामंजस्य करता होता है, जिसको हम वर्तमान में कहते हैं ना एम्बेसी कहते हैं, ठीक है। तो उस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने मिलती है, दूत जो है, ठीक है। तो ये विभिन्न कबीलों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। कोई छोटी इकाई है बट इसको समझोगे ना तो दूर तक चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। आगे का पूरा इंडिया समझ में आपको आ रहा होगा, है ना। मध्यकालीन भारत बात करें, आधुनिक भारत बात करें, ठीक है, पूरा का पूरा एंशिएंट इस पर ही बेस्ड है। तो इसको समझ जाओगे ना तो आगे सारी चीज़ें समझने में बड़ी आसानी होगी। फिर तो आपको केवल लोगों के नाम चेंज करने हैं, बाकी व्यवस्था सेम चलेगी, प्रशासनिक व्यवस्था इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वहाँ भी चलेगा, पर चीज़ों के नाम बदल जाएंगे, है ना। तो यहाँ नाम क्या है, वहाँ नाम क्या है, वहाँ नाम क्या है। तो आप सोचो कि यहाँ पर एक चीज़ करते हो आप तो उससे आप फिर, है ना, एक तीर से कई शिकार कर सकते हो, ये सब कुछ हम कह सकते हैं, ठीक है। ब्राजपति की बात करें तो चारागाह का अधिकारी ये था, ठीक है। कुलपति की बात करें तो परिवार नामक प्रशासनिक इकाई का ये मुखिया था। बिस्पति की बात करें तो ये बिस नामक प्रशासनिक इकाई का मुखिया था या प्रधान था। अब ये क्या है भाई समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कुलपति बिस्पति है ना, तो इनको आगे डिस्कस किया जाएगा, हर चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। प्रशासनिक इकाई की बात करें, अब आगे आपका देखो प्रशासनिक इकाई कैसी थी, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो थी वो कैसी थी। तो प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं तो प्रशासनिक इकाई में सबसे पहले क्या आता है, जन या कबीला आता है। देखो अब जन है, यही जन फिर क्या बनेगा, जनपद बनेगा, और फिर जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर महाजनपद बनेगा, है ना, ठीक। तो सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई जो यहाँ थी वो थी कुल या परिवार, है ना। इसलिए इनकी प्रशासनिक यूनिट में अगर बात करें, यहाँ पे लिखा भी है कि सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल या परिवार जो थी वो सबसे छोटी इकाई या यूनिट प्रशासनिक व्यवस्था में थी। सबसे बड़ी यूनिट क्या थी, तो जन या कबीला। तो कबीला सबसे बड़ी यूनिट थी इसकी, ठीक है। जैसे अभी आप बात करते हो ना कि भाई हम एक जिले की बात करते हैं, फिर आप देखते हो तो एक राज्य की बात करते हैं, फिर राज्य के बाद आप देश की बात करते हो, तो सबसे बड़ी इकाई क्या है या यूनिट क्या है, तो देश है, ठीक है ना। और सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो गांव है ना। जिले से भी अंदर क्या आता है, तहसील आती है, विकासखंड आती है, फिर गांव आता है, सबसे छोटी इकाई है ना। तो वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पर, इकाई क्या है, तो सबसे पहली छोटी इकाई जो है वो परिवार या कुल है। परिवार या कुल के बाद क्या आता है, ग्राम आता है। ग्राम के बाद क्या आता है, विस आता है, और विस के बाद क्या आता है, जन या कबीला आता है। तो कुल या परिवार का जो हेड होता था उसको कुलप कहा जाता था, या कुलपति हम कह सकते हैं, ठीक है, या कुलप कह सकते हैं, ठीक है। ग्राम का जो अधिकारी या हेड होता था उसको क्या कह सकते हैं, ग्रामीणी कह सकते हैं। विस का जो अधिकारी होता था उसको हम विस्पति कह सकते हैं, या हेड जो है उसको हम प्रधान जो है उसको विस्पति कह सकते हैं। और जन या कबीले का जो होता था वो राजा होता था, इसको जनस या गोपा कहते हैं, ठीक है। यहाँ तो राजा हो जाएगा। तो यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ना, इसमें कोई क्लियर नहीं है। देखो आपको डायग्राम देखोगे तो दिमाग में सेट हो, इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम आप बनाओगे बढ़िया तरीके से, मेंशन उसको कर दोगे, है ना, चीज़ों को, तो आप देखो कि 5 नंबर आपका अच्छे से बन सकता है, ठीक। तो एग्जाम में आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो, एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रशासनिक इकाई मैंने आपको बता दी कि भाई परिवार या कुल है, इसमें कुलप या कुलपति होगा। ग्राम में अगर हम देखें तो ग्रामीणी या गांव का मुखिया होगा, इसको कह सकते हैं। बिस मतलब बिस्पति होगा, इससे बड़ी इकाई जो है, ठीक है। जन या कबीला, जनस से गोपा, गोपति, विषामपति इनके नाम होंगे, ठीक है। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कुल या परिवार होगी, सबसे बड़ी इकाई की बात करें तो जन या कबीला होगा। देखो एक चीज़ आपको समझना है, इसको इसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई, फिर उससे बड़ी इकाई। इसको गलत लिखोगे तो मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए इसको दिमाग में सेट कर लेना कि सबसे बड़ी इकाई यहाँ पर जो थी, आगे बदल जाएंगी, है ना, आगे बदल जाएंगी, इसलिए इनको याद रखें। आगे फिर दूसरी इकाई हो जाएगी सबसे बड़ी, है ना, फिर जनपद हो जाएगी सबसे बड़ी, ठीक है। तो उसको समझना है आपको, ठीक। जन से क्या हो जाएगा, जनपद बन जाएगा। पद मतलब पैर, मतलब भूमि पर आप अगर दूसरी की भूमि पर पैर रखोगे, आपकी भूमि वो हो गई, तो फिर वो जनपद बन जाएगा। तो आगे इनके सबके मीनिंग भी समझेंगे और सामने ये भी देखेंगे भाई कैसे बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर उम्मीद है कि हो पा रहा होगा ठीक तरीके से, ठीक है। राजनीतिक व्यवस्था को आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर ये डिटेल में इसको दिया हुआ है। तो अगर आप यूपीएससी एग्जाम को या आप दूसरे स्टेट्स की सिविल सर्विस एग्जाम को पढ़ रहे हैं तो आप इसको और डिटेल में पढ़ सकते हो ना, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ऋग्वैदिक कालीन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, रक्त संबंधों पर क्या थी, आधारित थी या निर्मित थी, ठीक है। इसको पॉइंट्स में मैंने दिया हुआ आगे, ठीक है। इस समय का राज्य क्षेत्र पर आधारित न होकर जन अथवा कबीले पर आधारित होता था, ठीक है। कुटुंब अथवा कुल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, बताया कि भाई परिवार, ठीक है। इसका प्रधान कुलप होता था या कुलपति होता था, ठीक है। ग्राम का प्रधान जो था उसको ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी नामक अधिकारी होता था, ठीक है। ऋग्वेद में ग्राम शब्द जो है वो 13 बार, इनको देख लेना आप, ये प्री में हो सकता है पूछा
चले, है ना। ऋग्वेद में ग्राम शब्द कितनी बार आया, तो 13 बार, ठीक है। इनको आप एक अलग से एक चार्ट के फॉर्म में मैं आपको दे ही रहा हूँ बाद में, ठीक है। ग्राम से बड़ी इकाई जो थी वो बिस होती थी, जो कि अनेक ग्रामों से मिलकर बनती थी, ठीक है। बिस का प्रधान जो अधिकारी होता था बिस्पति होता था, ठीक है। ऋग्वेद में बिस का उल्लेख 170 बार हुआ है, 170 स्थानों पर हुआ है। बिस से बड़ी इकाई जो थी वो जन थी, ठीक है। और जन थी जो कि अनेक विषयों से मिलकर बन रही, मतलब इनसे मिलकर ये बन रहा है ना, ठीक। जैसे हम कहते हैं भाई बहुत सारे गांव मिलकर क्या हो रहा है, एक विकासखंड बन रहा है, ठीक है। फिर विकासखंड बहुत सारे मिल गए, या तहसील बहुत सारी मिल गई तो फिर एक जिला बन गया, फिर जिले बहुत सारे मिल गए तो एक राज्य बन गया, जब राज्य बहुत सारे मिल गए तो एक देश बन गया। तो ऐसा कुछ आप इसको समझने की कोशिश करेंगे भाई, इस तरीके से चीज़ें बटी हुई थी, ठीक है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 275 स्थानों पर हुआ है। ऋग्वैदिक काल में जन ही प्रशासन की सर्वोच्च इकाई मानी जाती है। तो ये आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है। भारत खंड के बारे में क्या है यहाँ पर, तो भारत के उस समय खंड थे, है ना, तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। के कुछ खंड हैं तो इनको आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि आर्य सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल यहाँ पर बताए गए। वर्त क्षेत्र बताया गया है, एक ब्रह्मर्षि देश बताया गया, एक मध्य बताया गया, एक आर्यवर्त बताया गया। तो आर्य मतलब संपूर्ण आर्यों का संपूर्ण क्षेत्र था, ठीक है। मध्य जो था ये हिमालय और विंध्य मध्य के क्षेत्र में आता था, गंगा यमुना दोआब में ये क्षेत्र आता। तो हालांकि हम इतना डीप नहीं जाना, यूपीएससी का ये हम के लिए हम इसको पढ़ सकते हैं, तो इतना डीप हमें नहीं जाना। इतना आपने अगर पढ़ लिया तो इतना सफिशिएंट है, स्टेट पीसीएस के हिसाब से हम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। कर की बात अगर मैं आपसे करूँ या टैक्स की बात करूँ तो ये क्या सिस्टम है, तो आप बताओगे कि भाई यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जो कर है ना, वो कर क्या होता था, स्वैच्छिक होता था और ऐच्छिक होता था। आपकी इच्छा है आप दो, आपकी इच्छा नहीं है तो आप मत दो, ठीक है ना। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप राजा को टैक्स या कर दे सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती वाला यहाँ पर काम नहीं है। अब बात आती है कि भाई टैक्स को या कर को इस समय बलि या कर कहा, ये बलि जो है और या उसको क्या कहा जाता था, भाग कहा जाता। अब ये 3 मार्कर मैंने इसको बना के दे दिया भाई, हिडन चीज़ है, आपको हो सकता है परेशानी हो जाए। तो बलि जो है, ठीक है, या भाग जो है वही क्या है, कर है, ठीक है। कर को यहाँ पर बलि या भाग कहा गया, ठीक। लोग अपनी इच्छा के अनुसार राजा को उपहार स्वरूप में चीज़ें यहाँ पर देते थे, जिनमें दूध हम बात कर ले, घी बात कर ले, सब्जी फल फूल अनाज वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो है वो यहाँ पर शामिल की जाएंगी। तो 3 मार्कर आपका बन जाएगा। बलि अगर आपसे पूछ लेंगे तो आप क्या बताओगे, ऋग्वैदिक काल में कबीले के लोग राजा को कर देते थे, एक टैक्स देते थे जो उपहार स्वरूप होता था, ऐच्छिक होता था, उसे ही क्या कहा गया, बलि कहा गया। सिंपल सी बात है, 3 नंबर आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक। आगे हम बात करते हैं कि इस समय राजा पर नियंत्रण या अंकुश रखने के लिए कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं थी। तो हमने भाई ये भी तो पढ़ी है, जनतांत्रिक संस्थाएं, ठीक है। अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा तो पहले पढ़ा राजा, राजा के फिर कुछ अधिकारी पढ़ ली हमने, अधिकारी के बाद क्या पढ़ा भाई, जनतांत्रिक संस्थाएं पढ़ी। तो जनतांत्रिक संस्थाओं में क्या है, तो जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा है, समिति है, विदत है और गण है। तो ये 3 के बारे में चर्चा काफ़ी ज़्यादा होती है। चौथा हालांकि हमें बहुत ज़्यादा इसके बारे में देखने के लिए नहीं मिलता, पर आप इसको मेंशन कर सकते हैं। गुण, इसको गण कहते हैं। कुछ गणतांत्रिक संस्थाएं भी थी, उन्हें गण कहा गया था, ठीक है। तो सभा समिति विदत क्या है इसको जानेंगे, ठीक। ऋग्वैदिक काल में अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनतांत्रिक संस्थाओं में सबसे पहले इससे आपका सभा आता है, फिर समिति आता है, फिर विदत आता है। क्या है समझे, सभा क्या है, असेंबली, इसको आप कह सकते हैं सभा, ठीक है। तो सिंपल याद रख सकते हो कि जैसे वर्तमान में राज्यसभा है, ठीक है, और राज्यसभा का जो सिस्टम है, जैसे आप पढ़ते हो ना, राज्यसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है, किस तरीके से लोग चुनकर आते हैं, कितनी सीटें होती हैं, कैसे ये कंट्रोल करते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है पॉलिटी में, ठीक है। तो आपने अगर पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा तो हम इसको आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, है ना। यहाँ तो मैं अभी उसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप सिंपल समझें कि भाई राज्यसभा जिस तरीके से वर्तमान में राज्यसभा है, ठीक वैसे ही क्या है यहाँ पर सभा है, ठीक। अब राज्यसभा में किस तरीके से लोग चुनकर जाते हैं, ठीक है, साथ, ठीक है, तो जो वरिष्ठ लोग चुनकर यहाँ पर जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम होता है, तो वो सारा आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में जो सभा है ना, सभा का उल्लेख कितने स्थानों पर देखने के लिए मिल रहा है, 8 स्थानों पर हमें देखने के लिए मिल रहा है सभा शब्द का, या सभा का उल्लेख, ठीक। इसमें जन के श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों की संस्था होती थी, मतलब जो जन था उस जन के जो श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोग थे ना, उनकी ये संस्था होती थी, कौन, सभा, ठीक। इसमें श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों का ही चयन होता था, ठीक। यह हम बात करें तो वर्तमान राज्यसभा की समकक्षी संस्था, जैसे वर्तमान में राज्यसभा का जो सिस्टम है ना, अगर आपको पता है तो ठीक वैसे ही सिस्टम क्या होगा, इस सभा का होगा। उनका निर्वाचन है, चुनाव है, जो भी चीज़ें, तो लगभग वो हम कह सकते हैं कि भाई इसके समकक्ष संस्था, तो उसके जैसे ही लगभग यहाँ पर होगा। कार्य की बात करें कि सभा का काम क्या होगा, तो न्याय करना और राजा की न्याय में क्या करना, सहायता करना, जैसे अभी है, ठीक है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। राजा के ऊपर अंकुश तो ये लगा ही रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था में इनका काफ़ी ज़्यादा महत्व देखने के लिए मिल रहा है। तो आप तो सिंपल याद रखें कि भाई जैसे राज्यसभा है वर्तमान में ना, तो इसमें राज्य आप कट करते हैं बच्चा सभा, तो सभा को आप करेक्ट कर लें कि भाई ऋग्वैदिक कालीन जो सभा है, ठीक है, वो कैसी थी, तो वर्तमान राज्यसभा के जैसी थी। 8 स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है। इतने पॉइंट सफिशिएंट है, 5 नंबर में भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर में तो लिख ही सकते हैं, बताना, ठीक है। श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों की संस्था सिंपल लिखें आप तो, ठीक है। 8 स्थानों पर उल्लेख, ठीक है। श्रेष्ठ या बुजुर्ग लोगों की संख्या वर्तमान राज्यसभा के समान, राजा की न्याय में सहायता करना, ठीक है, और प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो आप देखो कि 10 नंबर आपका, 3 नंबर में आप इसको आराम से 10-12 शब्दों में लिख सकते हो, ठीक है। तो 3 नंबर के फॉर्मेट में बना ही है आपका, ठीक है, अगर आता है तो। समिति की बात करते हैं या कमेटी की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में इसकी 9 स्थानों पर चर्चा की गई है, ठीक है। और ये आम लोगों की संस्था होती है, मतलब आम लोग मतलब सामान्य सी जनता, जैसे आप लोकसभा देखते हैं वर्तमान में, ठीक है,
तो वैसे ये लोकसभा के समान है, ठीक है। लोकसभा के समान क्या है आपका, समिति है, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना। लोकसभा के समान समिति है और राज्यसभा के समान क्या है, सभा है, ठीक है। कार्य की बात करें तो राजा को चयन, चुनना या हटाना, ये सारा कुछ, जैसे वर्तमान में आप देखते हो ना कि प्रधानमंत्री की हम अगर बात करते हैं तो लोकसभा से चुनकर जाते हैं, किस तरीके से इनका इलेक्शन होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता है ना, तो पॉलिटी में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर सिस्टम होगा कि राजा का चयन करना, हटाना, चुनना, ये सारा कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये समिति के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समिति में सामान्य से लोग होंगे, आम लोग होंगे। अध्यक्ष की बात करें, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है अथवा पति कहा गया है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं वेदत की। तो वेदत में आप बताओगे कि भैया इसका ऋग्वेद में 122 जगह या 122 स्थानों पर हमें इसकी चर्चा देखने के लिए मिलती है। और वेदत जो है ये आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। वेदत जो है वो आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है और ये कहा जाता है कि बाद में इसी का विभाजन होकर सभा समिति बना था, ठीक, ठीक है, ठीक। कार्य की बात कर लेते हैं तो भाई सैनिक, अर्धसैनिक है या धार्मिक सामाजिक जो काम है या न्याय संबंधी काम है, तो ये वेदत के द्वारा किए जा रहे होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है भाई, इसको 3 नंबर में आप तैयार करके रखे हैं ना, सभा समिति वेदत, ठीक है। 3 नंबर में आपका ये बन सकता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ये है और उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा ठीक तरीके से, ठीक है। गण की बात करेंगे तो ऋग्वेद में गण शब्द का उल्लेख जो है ना वो 46 स्थानों पर किया गया है, ठीक है। अथर्ववेद में इसका उपयोग जो है या इस शब्द का जो उल्लेख है वो 9 स्थानों पर देखने मिलता है। नोट यहाँ पर क्या है, तो सभा तथा समिति दोनों में ही महिलाओं की भागीदारी थी या दोनों में ही महिलाएं सदस्य थी। कुछ बुक्स में यूपीएससी वगैरह में आप देखोगे तो कहीं कहीं पर ये लिखा मिलता है कि वेदत में भी महिलाएं शामिल थीं, ठीक है, ये उल्लेख मिलता है, ठीक। तो आप उसको देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। सभा समिति में दोनों जगह महिलाओं की भागीदारी होती है, आप इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। सभा समिति वेदत गण ये सभी 3 मार्कर आपके हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है उस बात को, जिससे आप इस नोट्स को अगर कभी पढ़ रहे हो, आपने लेक्चर नहीं देखा और नोट्स पढ़ रहे हो, तब भी आपकी मदद यहाँ पर या आपकी हेल्प हो रही हो, ठीक है। 3 मार्कर में एक मिलिशिया करके आता है, ये क्या होता है भाई, तो ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना को मिलिशिया कहा गया है। तो अगर ये वर्ड कभी देखने मिल जाए, देखो हिडन 3 मार्कर सारे आपको बढ़िया तरीके से मिल रहे होंगे ना। बाकी जो 3 मार्कर भी है इसको अलग से क्या लिखना भाई, अब गढ़ को अलग से मैं थोड़ी लिखूंगा यहाँ पर ना, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो इसको अलग से लिखने का कोई मतलब नहीं है भाई, 3 मार्कर ही बना लिखा है। सभा समिति वेदत 3 मार्कर जैसे आपको लग ही रहे हैं तो सिंपल लिखे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो हिडन पॉइंट है ना उनको मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मिलिशिया आप देख सकते हैं क्या होगा, ऋग्वैदिक काल में अस्थायी सेना को मिलिशिया यहाँ पर कहा जा रहा होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ग्रंथों में प्रशासनिक संस्था का उल्लेख मिलता है क्या, तो हाँ, ऋग्वेद में आप देखोगे तो सभा 8 बार है ना हमें चर्चा मिलती है, समिति की 9 बार मिलती है, उसकी 122 बार मिलती है। मैंने बोला था टेबल आपको लास्ट में मिल रही होगी, तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे ना, ठीक है। अथर्ववेद में बात करेंगे तो ये 17 बार, 13 बार और ये 22 बार आपका आता है। सभा जो है वो अथर्ववेद में सभा 17 बार है, समिति आपका 13 बार है, वेदत आपका 22 बार है, ठीक है। वाजसनेयी संहिता जो है उसमें वेदत 10 बार मिलता है, ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें 21 बार मिलता है। भाई अब ये क्या होता है हम इसको लास्ट में वैदिक साहित्य में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें ठीक तरीके से समझ में आई होंगी। तो हम अपने लेक्चर नंबर 3 को यहाँ पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, और इसके आगे की कहानी को हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर रहे होंगे। इसके आगे के फेस को हम वहाँ पर पढ़ रहे होंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और चीज़ें काफ़ी बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होंगी। नोट्स के लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं हर वीडियो में बता देता हूँ कि आपको इस लिंक पर जाना है फेसबुक वाली पर, ठीक है। सबसे पहले पेज को लाइक कर लेना, लाइक करोगे तो सारी पोस्ट आपको दिख रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। और उन्हीं पोस्ट में आपको नोट्स बाकायदा लेक्चर के सारे यहाँ पर मिल रहे होंगे, तो आप इसके लिए परेशान ना हो। जैसा मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उससे बेहतर आपको नोट्स वहाँ पर मिल रहे होंगे कंप्लीट। इसमें आप सभी स्टेट एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप MPPSC मेंस के अभ्यर्थी हैं या एस्पिरेंट्स हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को, ठीक है, यहाँ पर कर पा रहे होंगे, ठीक। तो इस क्लास को हम यहाँ पर एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4।